इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से पहले तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली का नारा बुलंद किया। अवाम को पसंद आया और उन्हें इलेक्शन जिता दिया, लेकिन इक़्तिदार की मसनद पर बैठते ही कप्तान ने ऐसे अफसरान को ओहदों से नवाजा जो साबका दौर में हुक्मरानों के मंजूर नजर रहे। कप्तान ने सबसे पहले टैक्स सिस्टम में बेहतरी का बीड़ा उठाया और इस शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाने का नारा भी लगाया, पर चेयरमैन की कुर्सी पर जहाजेब खान जैसे अफसर को बिठाया जो पहले ही पंजाब कंपनीज स्कैंडल में नैब में पेशियां भुगत रहे हैं और नैब उनसे शहबाज शरीफ की मुबैना करप्शन की तहकीकात कर रही है। वजीर आजम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए भी साबकैन के तर्ज अमल को अपनाया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए 21 ग्रेड के अफसर आजम खान को 22 ग्रेड के सीनियर अफसरान पर फौकियत दी। साबिक वज़राए आजम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान ने भी 21 ग्रेड के फवाद हसन फवाद को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया था, जो आजकल नैब के शिकंजे में हैं। इन सब तकर्रियों के पीछे वजीर आजम इमरान खान की एक मजबूरी ये भी है कि 5 साल बाद हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में चेहरे तब्दील नहीं होते और शायद इसीलिए कप्तान ने अपने 100 रोजा एजेंडे में भी सिविल सर्विसेज में इस्लाहात का बीड़ा उठाया और एक टास्क फोर्स कायम करने का भी वादा किया। बस अब कौम को इंतजार है तो 2 चीजों का, कि कप्तान अपने वादे को वफा करें और सिविल सर्विसेज में ऐसी तब्दीली लाएं कि ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ चेहरों की नहीं बल्कि रवैयों की भी तब्दीली आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कप्तान वैसे तो अपने 2 टोक फैसलों और पुरखतर इक़दामात से जाने जाते हैं, लेकिन इस बार ये फैसले आसान नहीं हैं। इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा फूलों की सेज नहीं है। आप जो भी फैसले करेंगे और जिन शख्सियात की भी तकर्रुरियाँ करेंगे सबकी छान फटक होगी। उनका माजी देखा जाएगा, ईमानदारी को जांचा जाएगा और कुछ ऐसा ही मामला वजीर आजम हाउस में भी पेश आया, जब सीनियर सहाफ़ियों और वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात हुई और सहाफ़ियों ने वजीर आजम की जानिब से की गई तकरीरों पर तो उठेंगी। ब्यूरोक्रेसी के माजी पर सवालात होंगे, लेकिन इनका हाल और कौम का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। आपको उन्हें बदलना है, इन पर गिरफ्त भी रखना है, गलतियों पर सरजनिश और अच्छे कामों पर सताइश करनी है और जब तक इन चेहरों को तब्दील ना कर सके तो कम से कम इनके रवैयों को ही तब्दील कर दें। मैं हूं शाइस्ता इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने वाले साथियों में आज न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन राना मुबश्शिर भी थे। उनसे जानते हैं कि चेयरमैन FBR जहाजेब खान की तैनाती पर वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था, क्योंकि वो तो खुद नैब की पेशियां भुगत रहे। राना साहब बताइएगा इस बारे में वज़ीर आज़म क्या कहते हैं। ये जो इंटरेक्शन हुआ था जी जर्नलिस्ट के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, उसमें एक सवाल रेज किया गया था चेयरमैन FBR की तैनाती पर। उसमें एक इमरान खान साहब ने एक लोगों के सामने, जितने भी वहाँ पे लोग थे मौजूद, उनके सामने एक चीज रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में गिने चुने लोग हैं जो काम करने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करना जानते हैं लेकिन उन पर किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई टैग लगा हुआ है। बट देन अगेन, जब मैं बैठा हूँ सर पे एंड आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव, सो उनको एज सच कोई जरूरत नहीं हो सकती कि वो करप्शन करे। सो इससे कुछ लोग मुत्तफिक थे, कुछ लोग मुत्तफिक नहीं थे और कोई इतना कन्विंसिंग आर्गूमेंट नहीं था। बट देन अगेन एक ऐसी बेबसी सी नजर आई जैसे कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसके हाथों प्राइम मिनिस्टर साहब, थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा था कि थोड़ा सा उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। अपने मेहमानों की जानिब चलने से पहले आज का सवाल आपको बता दें, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ब्यूरोक्रेसी के रवैयों में तब्दीली ला पाएंगे? आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर इसका जवाब दे सकते हैं। इस वक्त तक 74% लोगों का कहना है कि कप्तान ये तब्दीली ला सकेंगे, जबकि 26% लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं। और अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान से गुफ्तगू करना चाहते हैं या उन तक कोई अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो हमें 20 सेकंड के वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें या #मैसेज2PM के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करें। और अपने मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रिफत सईद साहब, जो कि अब से कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि लाहौर से हमारे साथ हैं अनवार हाशमी और पेशावर से हमारा साथ देंगी फरजाना अली और मुजीब अहमद, जो कि ब्यूरो चीफ कोयटा हैं, वो भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का और अनवार साहब आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आप पूछना चाहूँगी कि नारे तब्दीली के लेकिन अमल वही, सीनियर अफसरान नजरअंदाज और पसंद की बुनियाद पर 21 ग्रेड का अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया जा रहा है, ये चल क्या रहा है?
देखिए, ये तसर जो मर्जी हो, इमरान खान एक चीज़ वाजे कर चुके हैं कि जिस तरह उन्हें अरकान असम्बली हिस्से में मिले हैं, जिस तरह उन्हीं में से वज़रा को सिलेक्ट करना पड़ा है, बिल्कुल इसी तरह ब्यूरोक्रेसी जो ऑलरेडी मौजूद है उसी में से ही काम चलाना पड़ेगा। उनका ये एक एतमाद था, उनका ये दावा है कि वो अगर ख़ुद ठीक हैं तो वो सबको ठीक कर लेंगे, इसलिए ब्यूरोक्रेसी या वज़रा कोई नए नहीं लाए जा सकते या नए मार्केट से नहीं उठाए जा सकते। ये तो उनकी एक सोच है। दूसरी बात ये कि अब इमरान खान ने यही किया है जो कि अभी उनकी पॉलिसी सामने आई है। ठीक है, आपने कुछ बंदों की निशानदेही की है, इस तरह के प्रॉब्लम पेश आएंगे, इस तरह के वफाकी वज़रा के कुछ इक़दाम हुए हैं जिसकी वजह से इमरान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि इसको दूर किया जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने रीशफल और रोटेशन की पॉलिसी अनाउंस की इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। असल इशू ये था कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग थे या पुलिस सर्विसेज, ये दो चीज़ें थी जिनको साबिक हुकूमतें जो है, ये दो ब्यूरोक्रेसी के ऐसे हिस्से थे जिनको अपनी ग्रिप में रखते थे और उनको इस्तेमाल किया करते थे, और वो 12-12, 14-14 साल से अपने सूबों में बैठे हुए थे। तो इमरान खान ने लाहौर में भी जो ब्यूरोक्रेसी से खिताब किया है और अभी जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी उनका वो सामने आई है पॉलिसी, तो उन्होंने कहा है कि वो फर्स्ट फेज़ में जो है वो रोटेशन करेंगे, सूबों के से दूसरे सूबों में तब्दील करेंगे, वफाक से सूबों में तब्दील करेंगे, ताकि एक दफ़ा जो उनकी मोनोपली जिन इलाकों में थी और उन्होंने अपने तल्लुकात मफादात के लिए बना लिए थे, उस नेक्सस को तोड़ना है। फर्स्ट फेज़ में इमरान खान का ये जो पॉलिसी है ये हमें तो पसंद आई है और काफ़ी हल्कों में भी इसे पसंद किया जा रहा है। आगे चल के बात करेंगे कि फिर ब्यूरोक्रेसी किस हद तक जो है वो इमरान खान को कामयाब होने देगी। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी किस हद तक इमरान खान को कामयाब करेगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद भी मौजूद है। मुजीब, आप क्या कहेंगे, क्या ब्यूरोक्रेसी इमरान खान को चलने देगी, क्या लग रहा है? देखिए शाइस्ता, बलूचिस्तान की हद तक हमने ये देखा है कि यहाँ पे असल हुकूमत ही ब्यूरोक्रेसी करती है। जितने भी वज़रा आला आते हैं वो एक यरगमाल किस्म के वज़ीर आला होते हैं, ज़्यादा हिल जुल नहीं सकते। नवाब बुख्ती हो या अख्तर मेंगल हो, ये एक्सेप्शंस हैं। इनके अलावा जो भी वज़ीर आला है वो ब्यूरोक्रेसी के कहने पे ही चलता रहा। अब भी जाम कमाल साहब आए हैं, काफ़ी उनकी बड़ी उम्मीदें हैं ब्यूरोक्रेसी से कि वो उनके साथ चलेगी, उनके साथ चल के अच्छे काम भी करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी कोई ज़्यादा हाथ पैर नहीं चला पा रहे। उनके सामने जब उनको पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स का मसला दरपेश हुआ तो उनके सामने भी जो लिस्ट भेजी जाती है वो मखसूस अफसरों की आती है, वो उन्हीं में से एक को टिक कर देते हैं और ये हो जाता है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की बात है, यहाँ पे बड़ी उम्मीदें हैं उनसे कि वो जो चीज़ें कह रहे थे शायद उसको अमली जामा पहना सकेंगे और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स सूबे में भी भेजेंगे जो गुड गवर्नेंस के लिए बेहतर साबित होंगे। अगर वफाकी सतह के कुछ लोग यहाँ पोस्ट हो जाएं और यहाँ के वहाँ चले जाएं और मोनोपली तोड़ दी जाए, यहाँ पे लोग 20-20, 22-22 साल से हैं और जो वफाक में जाना नहीं चाहते और जो वफाक में है वो यहाँ आना नहीं चाहते, अगर ये मोनोपली तोड़ दी जाए और नए लोग यहाँ पे आके काम करें तो उम्मीद है कि कम से कम 50% गवर्नेंस तो बेहतर हो ही जाएगी, जो इस सूबे में बिल्कुल ना होने के बराबर है। जरूरत है मुजीब, यानी नए लोगों को जगह दे। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना भी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, हर जगह खैबर पख्तूनख्वा मॉडल की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी में भी ये मॉडल अप्लाई किया जा रहा है। साबिक चीफ सेक्रेटरी KPK को मुशीर एस्टेब्लिशमेंट लगा दिया गया, आखिर ये मॉडल है क्या? देखिए, जिनको वहाँ पे ले जाया गया है, अगर वो दोनों नाम देखें तो वो खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी में बहुत ही जबरदस्त किस्म के नाम थे, चाहे वो आजम खान के हों या फिर वो दूसरे मुशीर की आप बात कर रही है। दोनों के ही अगर हम यहाँ पे उनकी हिस्ट्री देखें तो वो बहुत ही कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट जो है वो समझे जाते थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे आइडियाज़ के साथ बहुत अच्छी जो चीज़ें थी वो सामने लेके आए थे खुसूसन। और ये सिर्फ गुज़श्ता हुकूमत के दौर की बात नहीं है, इससे कबल की भी अगर आप बात देखें तो इन दोनों ब्यूरोक्रेट्स का बहुत अमल दखल रहा है और बहुत अचीवमेंट भी रही हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। तो एक तो ये बात है जिसकी वजह से खान साहब उनके आइडिया से, उनकी
जो ऑनेस्टी थी या उनका हार्ड वर्क था उनसे मुतासिर हुए और फिर उनको वहाँ पे लेके गए हैं। और यकीनन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको ब्यूरोक्रेसी के हवाले से गुज़श्ता हुकूमत के ख्यालात बताऊं तो शुरू में वो ब्यूरोक्रेसी से बहुत खार खाया करते थे। मुझे याद है कि जब परवेज खटक साहब नामजद हुए थे और सबसे पहले आज ने ही उनका इंटरव्यू किया था तो उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ब्यूरोक्रेसी को सीधा कर दूंगा, क्योंकि हुकूमतों की नाकामी और इसमें मसाइल की बुनियादी वजह जो है वो यही होते हैं, वही जो हम कहते हैं कि सुर्ख पीटा और ये सारी चीजें। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें एहसास हुआ कि ब्यूरोक्रेसी के साथ पंगा लेना ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और खुसूसन जैसे कि मैंने आजम खान का नाम लिया और इसी तरह के और भी बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजों को एक ट्रैक पर लेके गए और फिर यही खटक साहब थे कि फिर आखिर में उनको बहुत ज्यादा नवाज के भी गए। तो ओवरऑल देखें इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी के सुर्ख पीटे और इस तरह की चीजें मसाइल पैदा करती है। हमारे सामने BRT की भी मिसाल है कि इसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम जो हमें नजर, अगर आप कहें कि उनको सही, मैं ये नहीं कहती कि वो डिले है, उसे तो वैसे भी 2018 का एंड या 2019 में ही BRT को कंप्लीट होना था, लेकिन खटक साहब को मिसगाइड किया गया, हुकूमत को मिसगाइड किया गया। तो ये भी एलिमेंट होते हैं। लेकिन आपका सवाल कि ऐसी क्या चीज थी कि उन्हें लेके गए, तो वो उनका हार्ड वर्क, उनकी ऑनेस्टी और उनकी कामयाबी थी। ठीक है फरजाना, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ अनवार साहब भी मौजूद है। अनवार साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं कि जो पंजाब कंपनी स्कैंडल की तहकीकात हो रही हैं उसमें जहांजेब साहब का क्या किरदार है और अब तक क्या सबूत मिल सके उनके हवाले से? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो नुमाया केसेस हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से दो मिसालें सामने आई हैं। चूँकि नैब में वो ज़ेर तफ्तीश हैं तो एक हद तक हम उस पर बात कर सकते हैं। मसलन फवाद हसन फवाद का केस देख लें, आहद चीमा जो DG LDA थे उनका केस देख लें, तो साबिक हुक्मरानों से जब उनके राब्ते और उन राब्तों के ब्यूरोक्रेसी ने क्या फ़वायद उठाए और उनके फ़वायद की वजह से पब्लिक को कितना नुकसान पहुँचा, तो ये एक मिसाल कायम होती है जिसको इमरान खान ने, वज़ीर आज़म साहब ने ऑब्ज़र्व किया है, जिसकी वजह से उन्होंने पहला खिताब जब ब्यूरोक्रेसी को किया। तो मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ तो इमरान खान का अब चंद दिनों में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने कितना असर लिया है। दो वाक़यात हुए हैं, एक में नेगेटिव चीज़ सामने आई है कि प्राइम मिनिस्टर की बात को ओबे नहीं किया गया, और दूसरे में आपसे थोड़ी देर पहले एक वाक़या हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर की बात को ओबे किया गया। DPO ननकाना का इशू देख लें तो उसमें जो है वो सियासी एकामात में पुलिस जो है वो मुलव्वस हो गई और जिसकी वजह से इमरान खान के एजेंडे को नुकसान पहुंचा। आपसे थोड़ी देर पहले चकवाल में PTI के एक MA का एक वाक़या पेश आया है जो कि वहाँ डिप्टी कमिश्नर के पास गए और उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू में 18 पटवारियों और ऑफिसर्स के तबादले उनकी मर्जी के मुताबिक कर दिए जाएं। तो डिप्टी कमिश्नर ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए चीफ सेक्रेटरी को आगाह कर दिया है कि PTI के MA उन पर असरअंदाज हो रहा है। तो ये असल चीज़ है जो इमरान खान कहना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुतासिर ना हो। दूसरी तरफ दो चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं शाइस्ता, कि जैसे आपने KPK के एक साबिक चीफ सेक्रेटरी की बात की है, एक तो है अरबाब शहजाद साहब जो कि हुकूमत साजी से पहले ही बनी गाला में बैठ गए थे। अब उन्होंने फैसले किए हैं कि वुज़रा को तैनात करने के बारे में। तो अगर इमरान खान ने ये जो एक मैसेज जाएगा कि एक शख्स जो है वो इतने बड़े बड़े फैसले करेगा जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी काबीना के फैसलों पे असरअंदाज होगा। तो बहुत सी चीज़ें इमरान खान को, वज़ीर आज़म साहब को देख के चलनी पड़ेंगी। ये सिर्फ वाहिद चीज़ ठीक है कि उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया है कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक किए बगैर ना तो उनकी कैबिनेट काम कर सकती है और ना ही बाकी इदारे अवामी उमंगों के मुताबिक काम कर सकते हैं। ठीक है, अनवार साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। फरजाना की तरफ बढ़ूंगी। फरजाना, अरबाब शहजाद के बारे में बताइएगा, उनकी वजह शोहरत है क्या? जी फरजाना, आप मुझे सुन सकती हैं? जी अभी आवाज आ रही है जी फरजाना, बताइएगा कि अरबाब शहजाद साहब के बारे में बताइएगा, उनकी वजह शोहरत है क्या, क्योंकि वो तो KP से आए हैं। जी मैं यही आपको बता रही थी कि आपके पहले सवाल के जवाब में भी मैंने आपसे कहा कि आजम खान हो या अरबाब शहजाद हो, दोनों को अगर देखा जाए तो वो हमेशा जहाँ पे उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मतलब मैं उनको अब 20 साल से मैं भी इस फील्ड में हूँ, तो उनका पुराना भी अगर हम देखते हैं काम, तो दोनों जो ऑफिसर्स हैं वो इंतहाई ऑनेस्ट, हार्ड वर्क और बहुत अच्छे रेपुटेशन के पाए जाते हैं, समझे जाते हैं और हमेशा
उनकी बहुत इज्जत रही है और जहाँ भी वो रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी दी है। तो अरबाब साहब के हवाले से भी यही है कि यहाँ तो कम से कम उनकी रेपो बहुत अच्छी रही है। अब हाशमी साहब जो बात कर रहे हैं वो जरा थोड़ी सी फर्क इसलिए है कि मैं आपको जो बात बता रही हूँ वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बता रही हूँ कि विद इन ब्यूरोक्रेसी उनका क्या अमल दखल रहा है या उनकी क्या रेपुटेशन रही है या उनका क्या काम रहा है। लेकिन अब वो जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर वो काबीना पर या और फैसलों पर असरअंदाज होंगे तो जाहिर है ये तो चीज़ है कि आप किसको कितना उसमें वो देते हैं, मार्जिन देते हैं और कितनी आज़ादी देते हैं। और सुनने में यही आ रहा है कि वाकई उनको आज़ादी दी गई है फैसला करने में भी, लोगों के चुनाव में भी और इस तरह। तो इसका लगता यही है कि शायद खान साहब पर उनका बहुत ज़्यादा अच्छा असर है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अरबाब साहब के अलावा आजम खान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब वो थे तो खान साहब उन पर इतना ज्यादा भरोसा किया करते थे कि वो जब भी यहाँ आते थे तो हम इवन के उनके मिलने के अंदाज से ही और उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा किया करते थे कि वो आजम खान को कितना पसंद करते हैं और उसकी बातों को कितनी भुकत देते हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि आजम खान हो या अरबाब साहब हो, वो जिन महकमों के साथ रहे हैं या उनका जो एक बैकग्राउंड रहा है माजी में, उन्होंने हमेशा अचीव किया है और रिजल्ट दिखाए हैं। तो मेरा ख्याल में यही दो बातें थी। देखिए खान साहब की तबीयत में क्या चीज लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, यानी ऑनेस्टी जो है वो सबसे ज्यादा है जो आपने लेगा ये बंदा। जी हाँ बिल्कुल फरजाना, आपने ऑनेस्टी की बात की और आपने कहा कि जो काम भी किया है, जैसे अरबाब शहजाद की बात करें तो उन्होंने रिजल्ट दिया है। मुजीब अहमद से जानते हैं, मुजीब, बलूचिस्तान में भी कुछ सीनियर अफसरान को भेजा गया है, ब्यूरोक्रेसी में कोई रद्दोबदल किया गया है, आप कैसे देखते हैं, इसके असरात क्या होंगे? शायस्ता बहुत मामूली नौयत के तबादले हैं जो निगरान हुकूमत में के दौर में हुए थे। तवक्को की जा रही थी कि ये सेटअप जब नई हुकूमत आएगी तो तब्दील हो जाएगा। इस वक्त भी बलूचिस्तान को कम से कम 10 से 15 ऐसे अफसरों की ज़रूरत है जो ग्रेड 20 और 21 के हों, जो यहाँ पे अहम पोस्टें संभाल सकें। इसके अलावा एक फुल टाइम चीफ सेक्रेटरी की भी ज़रूरत है। अगरचे चीफ सेक्रेटरी निगरान हुकूमत ने लगाए थे और इलेक्शन के लिए थे, ये भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जो इमरान खान का जो एजेंडा है, जो बलूचिस्तान के हवाले से विजन है, उसको अमली जामा पहना सके। ऐसे चीफ सेक्रेटरी की अशद ज़रूरत है। यहाँ पे गवर्नेंस का मसला है। अगर वो कोई अच्छा चीफ सेक्रेटरी भेजेंगे और उसके साथ कुछ और अच्छे अफसर होंगे जो डीएमजी ग्रुप के ले लें, जिस लेवल के लोग होंगे, कमिश्नर्स के होंगे, तो मामला को स्मूथली चलाया जा सकेगा। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला है, यहाँ पे पानी सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पे तरक्याती मंसूबे कागजों पे बनते हैं, वो बड़ा मसला है। यहाँ पे ऐसे ACS की ज़रूरत है जो तमाम मंसूबों को ग्राउंड पे देख सके। हाल ही में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने PSDP में शामिल 1600 तरक्याती मंसूबों पर सवालिया निशान उठाया और उसकी तहकीकात का हुक्म दिया है कि ये मंसूबे इंडिविजुअल नौयत के थे, लोगों ने बगैर किसी चीज़ के देखे भाले इनको PSDP में शामिल कर दिया। आप इससे अंदाज़ा करें कि 1600 तरक्याती मंसूबे जो तकरीबन 20 से 22 अरब रुपए के थे, जो ऐसे ही बगैर किसी तहकीक के शामिल कर लिए गए। ये बलूचिस्तान के पैसे का ज़िया है। इसको गवर्नेंस के थ्रू ठीक किया जा सकता है और उसी वक्त मुमकिन है जब ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह सपोर्ट करे। जाल खान अपने तौर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। आप सब पेरेंट्स हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुजीब, आपके शहर से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है क्वेटा से और इनका नाम है अहमद खान साहब। अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और कॉल की है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप PM को? जी वालेकुम सलाम मैडम, हमारा मुस्लिम बात है। जी अहमद खान साहब, आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और उसके बाद हमसे बात कीजिए। जी वॉल्यूम बंद किया हुआ है मैंने टीवी का। मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैं किला सैफुल्लाह डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बाग से बात कर रहा हूँ। हमारा मसला ये है कि मैडम ये मुजीब साहब बैठे हुए, आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि हमारी जो है ना लाइट है ना कुछ, हम जो है ना लाइट के लिए तरस रहे हैं, हम जो है ना पानी के लिए तरस रहे हैं। 6 घंटे लाइट आती है, 18 घंटे लोड शेडिंग, 6 घंटे में भी इस तरह है। हेलो जी आप कहिए, सुन रहे हैं हम आपकी जी। तो 6 घंटे लाइट आती है, 6 घंटे में भी इस तरह है कि जो लोग, जिन लोगों का असर रसूख है या जो लोग कुछ कर सकते हैं, तो उनको लाइट जो है ना वो टोटल उनको मिल जाती है। हमारी लाइट का ये हाल है कि हमें जो है ना 18 घंटे में 6 घंटे लाइट मिलती है, वो भी
6 घंटे 18 घंटे में। और वो भी इस तरह है कि हम लोग जो है ना हर रोज उनको फोन करते हैं, जो वहाँ पे एक्सीएन बैठा हुआ है, जो भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हमारी ना बात सुनने वाला है ना कुछ। तो हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये जो है ना मुजीब साहब को भी, आपको भी, और हमारे जो वजीर आला साहब है बलूचिस्तान के, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा मुस्लिम बाग का फीडर है, जो हमारे देहात के फीडर है, उनमें हमारी ना लाइट है ना कुछ है। ईद वाले दिन हमारे लिए ना पीने का पानी था, ना कपड़े इस्त्री करने के लिए कुछ। हम लोग हैरान परेशान, हम लोग कहाँ पे जाए, फोन किया तो ना फोन अटेंड करते हैं। बिल्कुल सही अहमद खान साहब, आपका मैसेज जो है वो पीएम तक पहुंच गया और हमने ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया है कि आज प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा सके। और ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो 60 साल से जो भी हमारे आए हैं सियासतदान, अपने लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए इमरान खान को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो उसके लिए तमाम कौम को जो है ना टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में सारे वो रिजल्ट दे दें। तो बस यही मेरे। ठीक है इमरान बुखारी साहब, आपका मैसेज पहुंच चुका है और इसी पर बात करेंगे। फरजाना हमारे साथ मौजूद है। फरजाना बताइएगा, जिस तरह से कि इमरान बुखारी साहब जो अटक से हमारे साथ मौजूद थे, कहते हैं कि कौम को टाइम देना होगा, क्या लगता है आपको कौम तैयार है वज़ीर आज़म को टाइम देने के लिए मजीद? देखिए, कौम तो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जिनका भरोसा है, जिन्होंने खान साहब को वोट दिए हैं, जिन्होंने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया है खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वो लोग हैं चाहे पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, तो वो तो यकीनन उनको टाइम देंगे। लेकिन ओवरऑल भी अगर हम एक मेरे ख्याल में इस हवाले से देखें कि गैर जानिबदार होकर देखें, तो टाइम तो जाहिर है देना पड़ेगा। 10 दिन में या 11 दिन में तो कोई उनके पास जादू का चिराग तो है नहीं कि वो सारी चीजें ठीक कर देंगे। हम खुद ही बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मईशत इस नहज पर है। अगर फॉरेन ऑफिस के मामलात देखें, आपने देखा दाखिली और खारजी मामलात में हम किस नहज पर खड़े हुए हैं। उन सारी चीजों को समझने में और उन सारी चीजों को लेके चलने में, खुसूसन जब आपकी जो टीम है वो अगर नई हो, इसमें कोई शक नहीं कि मुशर्रफ के जमाने के भी बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, लेकिन मैं खान साहब की अपनी टीम की बात कर रही हूँ कि वो नई है। जाहिर है उन्हें समझ भी नहीं है, बहुत सारी चीजों को उनको समझने में भी टाइम लगेगा। और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, जैसे कि मैं अपनी खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, यहाँ पर भी बहुत सारे जो महकमे हैं वो नए लोगों को दे दिए गए हैं। वो तसलसल हमें नजर नहीं आ रहा जो हम तवक्का कर रहे थे। अब हम सोच रहे थे कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में आधा सफर मुकम्मल हो चुका है था, यानी कि प्लानिंग हो चुकी थी, अब उसको प्रैक्टिकली लेके आना था। तो अगर वही टीम होती तो वो बेहतर डिलीवर करती, लेकिन यहाँ भी टीम दूसरी आ गई, तो अब जाहिर है टाइम तो लगेगा। लेकिन बात भी वही आ जाती है जो तनकीद वाले हैं वो भी कहते हैं। लेकिन फरजाना ब्यूरोक्रेसी में जो टीम बनाई है, फरजाना जो ब्यूरोक्रेसी में टीम बनाई वज़ीर आज़म ने, उनमें ज़्यादातर अफसरान वही हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। क्या लगता है आपको, ये फेवरेटिज्म नहीं है? नहीं, मैं उसकी टीम की फरजाना की आवाज़ सही तरह से मैं नहीं सुन पा रही हूँ। अगर फरजाना की आवाज़ थोड़ी सी लाउड कर दी जाए तो हम फरजाना को सही तरह से सुन पाएंगे और सही तरह से उनसे क्वेश्चन भी कर सकेंगे। जी फरजाना। जी, मैं ये कह रही थी कि आप अगर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो तो जाहिर है वो जो 2-3 लोग लेके गए हैं, तो मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की क्रीम है, वो बेस्ट लोग हैं जो वो चुन के लेके गए हैं यहाँ से, और वो उनको आप देखेंगे कि वो उसको अच्छा डिलीवर करेंगे। अब अगर उन्हें इस खाते में ना डाला जाए कि भाई आज मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि हम किसी जगह पर बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अब पख्तूनों को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मरकज में उनके पख्तून नहीं है, अब हर जगह पख्तून ही पख्तून है। और अगर अभी भी खैबर पख्तूनख्वा राजी नहीं होता तो फिर कैसे राजी होगा? तो उस तनाजुर में अगर इनको ये वहाँ पे बैठे हुए लोग ना देखें तो मेरे ख्याल में कॉम्पिटेंट लोग लेके गए हैं, ऑनेस्ट लोग लेके गए हैं, डिलीवर करने वाले लोग ले गए हैं। लेकिन मैं काबीना की बात कर रही हूँ। काबीना चूंकि बहुत सारे लोग जो है वो नए हैं यहाँ भी और वहाँ भी, तो उनको तो टाइम लगेगा। लेकिन मैं लाइटर नोट पे ये कह रही थी कि बहुत सारे लोग जो तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि क्या खान साहब ने किसी को टाइम दिया था कि हम इनको टाइम दें? तो वो एक अलहदा तनकीद वाली बात होती है, या यूं कहें कि एक चीज चल रही है तो उसको भी देखना पड़ेगा। ये भी सियासत के और जमहूरियत के रंग है।
कोई अगर आप पे तनकीद करेगा तो उसका भी कोई जाहिर है वो उससे आप सीख लें। अब आप देखें ना, पिछले कुछ एक आध हफ्ते में जिस तरह के मामला हुए हैं, चाहे वो मरकज के वफाक में बैठे हुए वजीर इत्तलात से हुए हैं या पंजाब में बैठे हुए वजीर इत्तलात से हुए हैं या दूसरे मतलब लोग थे उनसे हुए हैं, तो उसमें एक न सिर्फ मजाक का पहलू निकला बल्कि लोगों को तनकीद का मौका भी मिला। बिल्कुल, और अगर लोग ये समझते हैं साथ ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा फरजाना आपने, अगर लोग समझते हैं पलक झपकते में सारे काम हो जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इमरान अपरदीर से, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं पीएम को। इमरान अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी इमरान, हम सुन रहे हैं, आप कहिए। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई थी, तब्दीली आ गई है और तब्दीली आ रही है। ठीक, इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दोबारा पीटीआई पर भरोसा किया और पीटीआई को दोबारा मुंतखब किया और पीटीआई को वोट दिया। और ये है कि जिस तरह मीडिया पर ये बात उछाली जाती है कि ये है वो हेलीकॉप्टर, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप इमरान खान को, वजीर आजम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो बताइए आप। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो स्ट्रगल उसने शुरू किया है और जो काम हो रहा है, इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका कॉल करने के लिए। यानी कौम पुरुम्मीद है, जो स्ट्रगल इमरान खान ने शुरू की है वो उसमें जरूर कामयाब होंगे। रुख करेंगे लाहौर का। अनवार साहब फरमाएगा कि पख्तूनख्वा मॉडल अपनी जगह, लेकिन क्या पंजाब की मजबूत ब्यूरोक्रेसी को ये सब हजम हो पाएगा? देखिए, इमरान खान के जिस तरह के आप लोग बता रहे हैं तो ये एडहॉक फैसले हैं। अगर उन्हें केपीके में माजी में कुछ पसंद थे और में ले आए या दूसरों सूबों में लाना चाहते हैं तो इससे दो मफहूम आप ले सकते हैं। इसका मतलब है कि केपीके की करीम जो है वो अब कहीं और जा रही है तो केपीके के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का एजेंडा ये नहीं था। इमरान खान का एजेंडा ये था कि जो भी पुलिस होगी या ब्यूरोक्रेसी होगी, अब वो आ गए हैं, अब सबको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और वो करप्शन नहीं कर पाएंगे और वो पब्लिक के मुताबिक काम करेंगे। तो अगर इसका मतलब ये है कि कमजोर फैसले दोबारा शुरू हो गए हैं। ये मेरी राय है। ब्यूरोक्रेसी जहां बैठी है, जहां से जो मिलता है उसको आप अच्छे कामों पे लगाएं। अब दूसरी बात यह है कि ऐसी क्यों सोच आती है, ये आर्जी फैसले होते हैं। मुस्तकिल फैसले ये थे कि बुनियादी तौर पे ये जमहूरियत है और ये पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें कैबिनेट और मुंतखब नुमाइंदे जो है उनको पावरफुल बनाना होता है। उनके जो फैसले हैं वो ब्यूरोक्रेसी ने हर सूरत इम्प्लीमेंट करवाने हैं। इस चीज़ को इंश्योर करवाना है इमरान खान और उनकी टीम ने। ये नहीं है कि वो फला जगह एक अच्छा बंदा बैठा हुआ है तो बाकी 10 जो है वो बेईमान है या कमज़ोर है तो वो क्यों बैठे हुए हैं, वो किसी और ज़िले के नसीब में उनको क्यों भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी को बिला तफरीक ठीक करना चाहिए। असल में तो वही इशू आता है कि माजी में सियासतदानों को बाख्तियार बनाया जाता था तो वो ब्यूरोक्रेसी को मिसयूज करते थे, और जब ब्यूरोक्रेसी को बाख्तियार बनाया जाता है तो वो फिर सियासतदानों के साथ मिल जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने सारी चेंज लाए हैं, इसलिए उन्हें इंश्योर करना है कि ब्यूरोक्रेसी जो भी है वो कैबिनेट और मुंतखब नुमाइंदों के फैसले इंप्लीमेंट कराए। ये इमरान खान की आइडियल जो है ना क़यादत, यानी ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे और आप भी इस प्रोग्राम सकते हैं, लाइव कॉल करें और अपना पैगाम मैसेज से पहुंचाएं पीएम तक। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और एक बार फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद मौजूद है। मुजीब, बताइएगा कि आप बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्या कहेंगे, सियासतदान गलती करते हैं या ब्यूरोक्रेसी उनसे गलतियां करवाती है? ऐसा बड़ी दिलचस्प सूरत यहाँ पे होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि ब्यूरोक्रेसी आजकल अब सूरत को अपने कंट्रोल में ले लेती है, तमाम काम वो करती है, उसको समझते हैं। अगर कहा जाए कि बलूचिस्तान में हुकूमत है तो ब्यूरोक्रेसी की है, लेकिन इसके जिम्मेदार असल में सियासतदान हैं। अगर वो खुद ये तय कर लें कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं करना, उन्होंने कोई नाजायज़ फ़वाइद हासिल नहीं करने, तो कोई वजह नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी उनको गलत राह पे डाल सके।
जब वो अपना एक गलत काम करवाती हैं तो 8 काम ब्यूरोक्रेसी उनसे करवाती है। दूसरा जो बड़ा मसला है बलूचिस्तान में कि जो वुज़रा हैं वो फाइल वर्क से ज़्यादा वाकिफ नहीं होते, वो फाइल को पढ़ने और समझने से भी कासिर होते हैं। उनको जो ज़बानी बताया जाता है कि ये लिखा हुआ है, ये उस पर दस्तखत कर देते हैं, बाद में इनको पता लगता है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है तो उससे ज़्यादा जिम्मेदार सियासतदान हैं जो गलत काम करवाते हैं और ब्यूरोक्रेसी को शय देते हैं कि वो उन पे हावी हो जाए। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में टंकियों से भी पैसे निकलते हैं और अरबों रुपए के जो यहाँ पे सेक्रेटरी खजाना थे, अरबों रुपए के उनके जायदादें भी निकल आई। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके केसेस पेंडिंग है नैब में, लेकिन अगर वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं सियासतदान भी नत्थी हुए हैं, क्योंकि ये अकेला नहीं हो सकता, ये गठजोड़ है जो मिलके होता है। ये गठजोड़ है जो मिलकर होता है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद है। एक कॉलर है लाहौर से, हमें ज्वाइन किया है राय मंजूर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपका पीएम के नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स के बारे में इंतहाई अहम टॉपिक है जिस पर आपने वो लिया है, आज का सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपके ब्यूरो चीफ हैं खातून और हजरात, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ क्योंकि सबके पास सतही सा इल्म है। बुनियादी जो इशू है ना ब्यूरोक्रेसी का, रिफॉर्म्स का, वो सिर्फ एक है कि चारों सूबों की जो सूबाई सर्विस है जिसे हम PCS कहते हैं, और जो DMG अफसरान है, 700 DMG अफसरान है और 4000 जो PCS या PMS उनका नाम है वो अफसरान है। ये 70 साल से आपस में लड़ाई है। देखें ना, अगर एक घर में हमने काम करना है भाई ACDC कमिश्नर, जब तक ये मसला रिजॉल्व नहीं होता कि PCS और DMG का आपस में क्या बनता है, किसका कितना शेयर है या नहीं है, हमारा क्लेम ये है आईने पाकिस्तान के तहत कि सूबों के अंदर DMG की पोस्टिंग सिरे से गैर आईनी है। क्योंकि ये मसला ना किसी ने पढ़ा ना सुना, 2 अखबार इधर से पढ़े 2 इधर से पढ़े, आके तबसरा कर लिया। ये क़ायद-ए-आज़म ने सर्विस को खत्म कर दिया था 15 अगस्त 1947 को, और ये मैं डॉक्यूमेंट से साबित कर सकता हूँ। मेरी वज़ीर आज़म साहब से ये अपील होगी कि ब्यूरोक्रेसी का बाकी कोई रिफॉर्म किसी का फायदा नहीं हो सकता जब तक ये बुनियादी तनाज़ा हल नहीं होता, क्योंकि यही सूबे के अंदर पंजाब में 1200 हम लोग हैं PCS के और 250 DMG का है जिनका आपस में सख्त लड़ाई और दुश्मनी है, तो मुझे बताएं सुबह कैसे चल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राय मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अनवार, क्या ये लड़ाई है मौजूद? देखिए, हमारे कॉलर ने एक तो पूरा प्रोग्राम नहीं सुना, हम बिल्कुल यही बात कर रहे थे। जो इन्होंने क़ायद-ए-आज़म को जो हवाला दिया है बिल्कुल सही है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी वो इस खित्ते पे हुक्मरानी के लिए वो ब्यूरोक्रेसी रखी गई थी, तो क़ायद-ए-आज़म ने भांप लिया था, इसलिए उन्होंने पहला खिताब ब्यूरोक्रेसी से किया था जिसकी ये कॉलर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यू डू नॉट बिलोंग टू द रूलिंग क्लास, यू बिलोंग टू द सर्वेंट्स। क़ायद-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया था कि आप आवाम के लिए एक सर्वेंट के तौर पर काम करेंगे। अब इमरान खान चूँकि बतौर इनकलाबी लीडर के आए हैं और क़ायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की भी वो 12 बात कर चुके हैं, तो अगर ब्यूरोक्रेसी को आजकल एड्रेस कर रहे हैं तो वो सीधे हो जाएं और एहसास दिलाएं ब्यूरोक्रेसी को कि आपने पब्लिक के सर्वेंट के तौर पे काम करना है। आपने हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े बंगलों में एक बादशाह की हैसियत से नहीं गुजारना, जहां एक आम साइल फाइल लेके ब्यूरोक्रेसी के ऑफिस में नहीं जा सकता। पहले इस चीज को तोड़ना पड़ेगा, फिर इमरान खान जिसको मर्जी तब्दील करते फिर KPK से पंजाब और पंजाब से बलोचिस्तान, तो फिर कोई इश्यू नहीं पैदा होगा। ठीक है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के तौर पर हमें काम करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अनवार हाशमी, जो कि लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, जबकि कोयटा से हमारे साथ ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद और पेशावर से हमारा साथ दे रही थी फरजाना अली। इसके अलावा मौजूद थे लाहौर से अनवार हाशमी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। तब्दीली के सफ़र में आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए और देखिए अवाम का पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम। आप भी इस सफ़र में हमारा साथ दे सकते हैं, बस फ़ोन उठाएँ, वीडियो बनाएँ और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भिजवाएँ। शाइस्ता इकबाल और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। आज के साथ